आज के प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? मैं राशिद खलील मधुबनी ज़िला का AIMIM का ज़िला संयोजक हूँ। आज रहिका प्रखंड के बॉस कम्प्लेक्स रहिका इंसाफ चौक पर ये कार्यकर्ता सम्मेलन सदस्यता अभियान रखा गया था, जिसमें रहिका और इस इलाके के प्रखंड के 20वीं विधानसभा और मधुबनी विधानसभा के बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम में पहुँचे। काफ़ी लोगों ने सदस्यता ली, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा। इस प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों को जिला स्तर पे, जैसे कि भाई मकसूद आलम उर्फ गुड्डू बॉस को जिला का सचिव बनाया गया है। इसी तरीके से असगर अली भाई को रहिका प्रखंड का महासचिव बनाया गया है। इसी तरह नेमत अंसारी उर्फ नन्हे को रहिका प्रखंड का सचिव बनाया गया है। और इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों को पंचायत स्तर पे और प्रखंड और जिला स्तर पे जिम्मेदारी दी गई है। हम सभी लोगों से उम्मीद करते हैं कि ये लोग पार्टी को मजबूत करेंगे। हम सभी लोगों का एक ही मिशन है कि मधुबनी ज़िला समेत मिथिलांचल और पूरे बिहार में पार्टी ज़मीनी सतह पे मजबूत हो, ताकि आने वाले 2025 में जब हम लोग चुनाव लड़ें तो इसका रिजल्ट बेहतर आ सके। अगला साल विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। मिथिलांचल की किस किस सीट पर MIM पार्टी इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है? देखिए, MIM पूरे बिहार के तमाम विधानसभा सीट पे तैयारी कर रही है। रही बात चुनाव लड़ने की कि कहाँ लड़ेंगे और कहाँ नहीं लड़ेंगे, तो ये पार्टी के आला कमान का काम है। पार्टी के आला कमान में जो लोग हैं वो लोग ये तय करेंगे, और हम लोग तो मजलिस के खादिम हैं। जो आदेश होगा हम लोग उसको मानेंगे। रही बात मधुबनी ज़िला और मिथिलांचल में, तो आप ये मान कर चलिए कि मिथिलांचल के कम से कम 20 से 25 सीट पर हम लोग चुनाव ज़रूर लड़ेंगे। मधुबनी में बिस्फी, मधुबनी, बेनीपट्टी, फुलपरास, इस तरीके से जो विधानसभा है जहां हम बहुत मजबूती से तैयारी कर रहे हैं, और उसके साथ और भी बाकी विधानसभा में हम पार्टी का विस्तार कर रहे हैं। जैसे हरलाखी हो, खजौली हो, बाबूबड़ी हो, राजनगर हो या झंझारपुर। तो अगर पार्टी ने यह आदेश दिया कि मधुबनी ज़िला के सभी 10 विधानसभा पे चुनाव लड़ना है, तो हम लोग इसके लिए तैयार। और अगर पार्टी ने यह कहा कि किन किन विधानसभा पे लड़ना है, जहां पार्टी चाहेगी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। पूरी मजबूती के साथ मधुबनी ज़िला के 10 विधानसभा पे हमारी तैयारी चल रही है, और इंशाअल्लाह जैसी परिस्थिति रही उस हिसाब से हम लोग इसका निर्णय लेंगे। एक खबर सामने आ रही है, फुलपरास में कब्रिस्तान के ऊपर एक विद्यालय बनने जा रहा है। देखिए, फुलपरास का जो मामला है, फुलपरास प्रखंड का जो मामला है कि जहां एक मुसलमानों की बस्ती में एक कब्रिस्तान की ज़मीन, जो वक्फ की ज़मीन होती है, वहाँ पे एक स्कूल का भवन बनने जा रहा है। इस सिलसिले में वहाँ के कई जिम्मेदार लोग अपनी बात लेकर माननीय राज्यसभा सांसद संजय झा, जो JDU के सांसद हैं, उनके पास गए। उनके पास अपनी बात रखी कि भाई हमारे कब्रिस्तान पर ये भवन निर्माण के लिए आए हैं, इस पर कब्ज़ा करना चाह रही है सरकार, जबकि ये वक्फ का ज़मीन है। और यही नहीं, उन लोगों ने ये भी कहा कि भाई वक्फ की यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी है, कब्रिस्तान के अलावा जो बीच में कटाव है नदी का, उसके उस तरफ जो ज़मीन है वक्फ की, वहाँ हम स्कूल के लिए जगह दे सकते। लेकिन उन लोगों के माध्यम से जो जानकारी मिली कि वो लोग ज़बरदस्ती वहीं पर भवन बनाना चाहते हैं। ये बात तो हो गई कि अधिकारी और वहाँ के लोगों के बीच की बात। लेकिन जब संजय झा के पास गए, संजय झा बिहार सरकार में और केंद्र सरकार में एक जिम्मेदार आदमी हैं, JDU के एक बड़े पद पे हैं। उनको मुसलमानों के साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं करना चाहिए था जो उन्होंने किया। लेकिन इस संदर्भ में हम उन लोगों से सवाल करते हैं जो लोग नीतीश कुमार की चमचागिरी करते हैं, और जो लोग खुद को मुसलमान भी कहते हैं और बताते हैं कि नीतीश कुमार हमारे मसीहा भी हैं, लेकिन संजय झा के इस व्यवहार पे सब लोग खामोश हैं। हम पूछ रहे हैं कि उन लोगों को संजय झा से सवाल करना चाहिए, नीतीश कुमार से सवाल करना चाहिए कि आखिर जो मुसलमान नीतीश कुमार को अपना मसीहा कह रही है, उसी नीतीश कुमार का एक नेता इस तरीके का बर्ताव कैसे किसी मुसलमान से कर सकता है। इस सिलसिले में हमने JDU के कई नेताओं के पास अपनी बात रखी, मुसलमान नेताओं के पास, तो उन्होंने कहा कि असल में संजय झा जो है वो खुद नीतीश कुमार के कंट्रोल से बाहर। अब नीतीश कुमार को ये तय करना होगा कि उनको मुसलमानों का हमदर्द बनना है या फिर संजय झा और इन जैसे दूसरे नेता जो
कभी ना कभी मुसलमानों के खिलाफ बयान देते रहते हैं, इन लोगों के पक्ष में। बिस्फी में जो वक्फ का मसला है, इस पे आपका क्या राय है? देखिए, बिस्फी के असोथों में जो वक्फ का मामला है, इसके लिए हम लोगों ने पिछले हफ्ते ज़िला मजिस्ट्रेट मधुबनी से जाकर मुलाकात की। उनको हम लोगों ने लेटर पैड के माध्यम से अपनी बात उन तक पहुंचाई। उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि इस मसले का जल्द ही कोई बेहतर हल निकलेगा। उसके बाद हम लोग अल्पसंख्यक यहाँ बोर्ड में पटना में हमारे प्रभारी और पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने वहाँ पर जाकर मेमोरेंडम सौंपा है। तो अक़लियती कमीशन ने भी हमको भरोसा दिलाया है कि इस मामले में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी, जो सही होगा वो हो। लेकिन इसमें जो सबसे शर्मनाक पहलू है वो ये है कि नीतीश कुमार की सरकार और नीतीश कुमार के सहयोगी दल भाजपा का विधायक वहाँ धरने पर बैठा है। नीतीश कुमार की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि अपने सहयोगी दल को ये कहे कि भाई अपने विधायक को वहाँ से हटाए। अब आप खुद सोच कर देखिए कि कनीज़ फातिमा वक्फ का वहाँ पे 20 एकड़ ज़मीन है। 5 एकड़ ज़मीन पर ये अक़लियती हॉस्टल और अक़लियती स्कूल का जो बजट पास किया है, ये पास किसने किया है? ये पास सरकारी एजेंसी ने किया है, अक़लियती कमीशन ने। ये नीतीश कुमार की मर्ज़ी से पास हुआ है, ये सरकार में बैठे हुए लोगों के मर्ज़ी से पास हुआ है, और उसके खिलाफ सरकार का ही एक विधायक धरने पर बैठा है। ये तो नीतीश कुमार के लिए डूब मरने की बात है। तो उनके सहयोगी दल का या उनके अपने दल का कोई नेता उनके कंट्रोल में नहीं। और साथ ही माननीय विधायक जो बिस्फी के हैं मौजूदा, उनको भी सोचना चाहिए कि वो बिस्फी के विधायक हैं। वो जब एक आदमी कोई चुनाव जीत जाता है तो वो किसी दल का विधायक नहीं होता है, वो सभी बिस्फी के तमाम लोगों के विधायक हैं। उनको अक़लियत के मामले में इस तरीके से राजनीति नहीं करनी चाहिए और वहाँ पर गरीब मुसलमानों के लिए स्कूल बनने देना चाहिए। तीसरी बात यह है कि इतना बड़ा मसला है असोथो में, काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा है, लेकिन अभी तक आरजेडी, कांग्रेस या मिथिलांचल में या बिहार में जो लोग खुद को मुसलमानों का मसीहा कहते हैं, इलेक्शन के टाइम में वो मुसलमानों का हीरो बनना चाहते हैं, मुसलमानों की सियासत करना चाहते हैं, वो लोग इस मामले पर चुप बैठे हुए हैं। और जब हम लोग बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई ये क्यों बोल रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम नहीं बोलेंगे, आप ही बोलिए, आप ही आगे आइए, इसके खिलाफ आप प्रदर्शन कीजिए। आप नहीं करेंगे, वक्त के मसले पर हम खुलकर बात रख रहे हैं तो इससे आपको तकलीफ़ हो रही है। तो इस तकलीफ़ को दूर करने का सबसे बेहतर इलाज ये है कि आइए हम सब मिलकर हाथ से हाथ जोड़कर, पाँव से पाँव मिलाकर इस मसले का हल करें। इसलिए कि बचौल इस मामले को बहुत संगीन बनाता जा रहा है और इसका हल निकलना बहुत ज़रूरी है। वो पूरा इलाका जो है वो तालीमी लिहाज से पिछड़ा हुआ है, और जाहिर है कि वहाँ जब अक़लियत का स्कूल बनेगा तो पूरे ज़िला और ज़िला के अगल बगल के लोगों को भी, अल्पसंख्यकों को इसका फ़ायदा मिलेगा।